नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दोस्तों एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं हिंदी का, जिसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। यहां पर आपका आईक्यू टेस्ट होने वाला है कि इन 20 प्रश्नों में आप कितने नंबर ला सकते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि इन 20 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए और आज की वीडियो आपको कैसा लगा। दी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी रेटिंग जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप आपका आकलन कर पाएंगे कि अभी तक जो आपने हिंदी की तैयारी की है वो किस लेवल की है। इन 20 प्रश्नों में आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे। जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को अष्टछाप के कवियों के बारे में पता होगा। 8 कवि थे। यहाँ पर पूछा गया है प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे। नंदनदास, कृष्णदास, सूरदास या फिर कुम्भनदास। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है जो प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि थे अष्टछाप के कवियों में से वो थे कुम्भनदास। 4th वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। यदि आपने 4th वाला विकल्प चुना है तो 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, जायसीकृत पद्मावत है। क्या है दोस्तों जायसीकृत पद्मावत? पुराण काव्य है, धर्म काव्य है, रूपक काव्य है या फिर चंपू काव्य है। तो यहाँ पर जो जायसीकृत पद्मावत है ये एक रूपक काव्य है। याद रखिएगा, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये किसकी पंक्ति है? पॉपुलर पंक्ति है दोस्तों। कहीं ना कहीं इस पंक्ति के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई। सूरदास, नंदनदास, मीराबाई या फिर कृष्णदास। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बसो मेरे नैनन में नंदलाल। यहाँ पंक्ति मीराबाई की है। याद रखिएगा यहाँ पंक्ति किसकी है? मीराबाई की। यदि आपने तीसरा विकल्प चुना होगा तो 1 नंबर यहाँ पर भी जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, अमी हलालद मद मरे श्वेत श्याम रतनाल, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे ही चितवर एक बार। यह किसकी पंक्ति है? इसके बारे में आपको बताना है। जो पंक्ति मैंने आपको सुनाई इसके बारे में आपको बताना है किसकी पंक्ति है। बिहारी, रसलीन, केशवदास या फिर गहनानंद। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पंक्ति है ये रसलीन की है। याद रखिएगा यहाँ पंक्ति रसलीन की। यहाँ पर 2nd वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बरवे रामायण किसकी रचना है? जो बरवे रामायण है इसके बारे में आपको बताना है ये किसकी रचना है। सूरदास की है, तुलसीदास की है, नंदनदास की या फिर केशवदास की है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो बरवे रामायण है दोस्तों ये तुलसीदास जी की रचना है। तो यहाँ पर 2nd वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको सही आंसर का पता करना है कौन सा सही होगा। भरत मुनि के रस सूत्र के अनुसार आपको बताना है किसका उल्लेख नहीं है। 4 विकल्पों में से स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या फिर व्यभिचारी भाव। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा स्थायी भाव। जो भरत मुनि ने रस सूत्र बताए हैं उसमें स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता कौन है? यहाँ पर आपको साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता के बारे में आपको बताना है कौन है। कुतंग है, वामन है, भट्टनायक या फिर अभिनव गुप्त है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता है वो भट्टनायक है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। यदि आपने तीसरे विकल्प को चुना है तो 1 नंबर यहाँ पर जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, शब्द की द्व्यर्थी योजना से कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पर शब्द की द्व्यर्थी योजना के बारे में आपको बताना है कि इससे कौन सा अलंकार होता है। अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष या फिर उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शब्द की द्व्यर्थी योजना से श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा? यहाँ पर आपको द्रविड़ परिवार की भाषा बताना है कौन सी है। उड़िया है, बंगला है, असमिया है या फिर कन्नड़ है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो द्रविड़ परिवार की भाषा होगी वो कन्नड़ होगी। यहाँ पर 4th वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है। चलिए अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? बेसवाड़ा, आरा भोजपुर, बनारस या फिर मगध। यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सा क्षेत्र है जिसकी बोली को काशिका कहा गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बनारस। बनारस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसकी मैंने एक ट्रिक भी बनाई है। यदि आपको देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर हिंदी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर जितनी भी पत्रिकाएं हैं उनकी ट्रिक आप आसानी से देख सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक के बारे में आपको बताना है कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र है, लाला श्रीनिवास दास है, बालकृष्ण भट्ट है या फिर राधा चरण गोस्वामी है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक है वो बालकृष्ण भट्ट है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, तोड़ने की होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? यहाँ पर जो पंक्ति दी हुई है इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई या फिर किसकी है? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब निराला की है, रघुवीर सहाय की है, नागार्जुन की है या फिर मुक्ति बोध की है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये मुक्ति बोध की पंक्ति है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी रचना है? यहाँ पर जो आवारा मसीहा है इसके बारे में आपको बताना है किसकी रचना है। विष्णु प्रभाकर की है, विद्यानिवास मिश्र की है, हरिवंश राय बच्चन की या फिर नरेंद्र शर्मा की है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो आवारा मसीहा है ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संकलन है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कहीं ना कहीं इस प्रश्न को आपने पढ़ा होगा। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संकलन कौन सा है? पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं या फिर अतीत के चलचित्र। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मेरा परिवार। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का जो रेखाचित्र संकलन है वो मेरा परिवार है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी? यहाँ पर आलोचनात्मक कृति के बारे में आपको बताना है। रामचंद्र शुक्ल की रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण है, काव्य मीमांसा है, रस मीमांसा है या फिर वाण्मय विमर्श है। तो यहाँ पर जो रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति है वो रस मीमांसा है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार है। यहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक शैली के जो उपन्यासकार है वो कौन है इसके बारे में आपको बताना है। प्रेमचंद है, रागे राघव है, इलाचंद जोशी है या फिर वृंदावन लाल वर्मा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इलाचंद जोशी। मनोविश्लेषणात्मक शैली के जो उपन्यासकार है वो इलाचंद जोशी है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, न्यूनिया किस उपन्यास का पात्र है? यहाँ पर न्यूनिया के बारे में आपको बताना है ये किस उपन्यास का पात्र है। अनामदास का पौधा, चारुचंद्र लेख, पुनर्रवा या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अनामदास का पौधा। न्यूनिया अनामदास का पौधा उपन्यास का पात्र है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? यहाँ पर देवनागरी लिपि की उत्पत्ति के बारे में आपको बताना है किससे हुई। खरोष्टी से, ब्राह्मी से, पेशाची से या फिर केथी से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ब्राह्मी से। जो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है वो ब्राह्मी से हुई है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? यहाँ पर जो ठेले पर हिमालय है ये किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, यात्रा व्रत है या फिर निबंध है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो ठेले पर हिमालय है ये यात्रा व्रत विधा की रचना है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है, वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचिता कौन है? विद्यानिवास मिश्र है, रामवृक्ष बेनीपुरी है, गुलाब राय है या फिर प्रताप नारायण मिश्र है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। जो वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचिता है वो रामवृक्ष बेनीपुरी है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। यदि आपने सेकंड विकल्प चुना है तो यहाँ पर एक नंबर और जोड़ लीजिएगा। और यहीं पर हमारे जो 20 प्रश्न थे हिंदी के वो यहीं पर समाप्त होते हैं। अब आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि इन 20 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए। तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे एप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर एप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ एप्स आपको कैसा लगा। तो चलिए यहीं पर आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जल्दी है एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।